हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारी एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी 2026 की साइंस की प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही हैं, जहां पे अभी हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। आपके फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के एग्जाम में ही आए पीवाईक्यू क्वेश्चन को यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं और हर एक ऑप्शन को डिटेल में पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी देखते चल रहे हैं कि इससे और आपके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आपके एग्जाम में और कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही हैं, इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जहाँ पे सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज डली हैं। उसको आप जाके ज़रूर देखिएगा। उससे क्या होगा, आपका सिलेबस वाला पोर्शन भी कंप्लीट होगा और साथ ही आपके एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस भी होगी। अब सिलेबस कैसे, थ्योरी कैसे कंप्लीट होगी, क्योंकि इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट की क्लासेस आपकी चल रही थी, वहाँ पे हम पर डे एक क्लास में एक टॉपिक को पढ़ते थे। यानी वहाँ से हम थ्योरी भी पढ़ रहे थे और थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर रहे थे। तो अगर आप ये प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो एक तो आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी और दूसरा आपके प्रश्नों की एक्सपेक्टेड प्रश्न और साथ ही साथ पीवाईक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये प्लेलिस्ट आप जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। कंप्लीट साइंस की तैयारी आपकी सिर्फ और सिर्फ एक प्लेलिस्ट से हो जानी है। साइंस की तैयारी करने के लिए आपको अलग से कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। ऊर्जा प्रवाह आरेख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक है। प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का उत्तरोत्तर ह्रास होता है। एक एकल प्रजाति के एक खाद्य जाल में केवल एक पोषी स्तर हो सकती है। सूर्य का प्रकाश हमेशा सबसे कम पोषी स्तर पर होगा। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए एक एक ऑप्शन को यहाँ पे हम पढ़ते हैं। पहले देखते हैं ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक है कि नहीं। तो बिल्कुल करेक्ट है। जो ऊर्जा का फ्लो होता है ना, हमेशा एक दिशा में होता है। जैसे पहले सूर्य से ऊर्जा कहाँ पे जाएगी, प्रोड्यूसर में जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर को उत्पादक बोलते हैं। ठीक है, तो सूर्य से एनर्जी कहाँ जाएगी, प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर से किस में जाएगी, उपभोक्ता में जाएगी, जिसको हम कंज्यूमर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो ऊर्जा का प्रभाव होता है ना, हमेशा एक दिशा में होता है। ऐसा नहीं कि उपभोक्ता से सूर्य में जा रहा ना, सूर्य से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से फिर कहाँ जाएगा, कंज्यूमर में जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है, प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का उत्तरोत्तर ह्रास होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। आपने पढ़ा होगा 10% एनर्जी का नियम, कि यानी जो ऊर्जा है पहले पोषण स्तर से अगर दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो उसमें क्या होता है, 10% एनर्जी का ह्रास होता है। हर बार लगभग 10% एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्या है, एक एकल प्रजाति एक खाद्य जाल में केवल एक ही पोषी स्तर हो सकता है। क्या बताइए ये हो सकता है। यहाँ पे बोला है कि अगर एक प्रजाति है तो खाद्य जाल में वो एक लेवल में, मतलब एक खाद्य जाल में केवल एक ही ट्रॉपिक लेवल, एक ही पोषण स्तर पे रहेगा। तो क्या सही है, बिल्कुल नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मानव का ही एग्जांपल पढ़ लीजिए। जो ह्यूमंस होते हैं ये एक खाद्य जाल में शाकाहारी भी हो सकते हैं कि नहीं, और मांसाहारी भी हो सकते हैं। मांसाहारी में और शाकाहारी दोनों में आ सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, गलत, और गलत ही तो पूछा है। अब चौथा ऑप्शन क्या है, लास्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश हमेशा सबसे कम पोषी स्तर पर होता है, सबसे कम ट्रॉफिक लेवल पे होता है। तो देखिए सूर्य का मूल स्रोत मतलब मूल स्रोत किसका है, उत्पादक का, प्लांट्स का मूल स्रोत है ना। जो सनलाइट होती है ये प्लांट का मेन सोर्स है। अब प्लांट क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं। तो उत्पादक के पहले कौन सा आता है, सूर्य का प्रकाश आता है। तो ये सबसे कम पोषी स्तर पर होगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा था, गलत पूछा था कि कौन सा कथन गलत है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है। कुल मिला के यहाँ पे पूछा है पदार्थ की मात्रा की आपकी इकाई क्या होती है। मोल होती है, कैंडला होती है, केल्विन होती है, या फिर मीटर होती है। तो जो मीटर है ये किसका मात्रक है, लंबाई का। किसका मात्रक है, लंबाई का एसआई मात्रक है। केल्विन किसका मात्रक है, तापमान का एसआई मात्रक है। कैंडला किसका एसआई मात्रक है, प्रकाश की तीव्रता, या फिर इसको ज्योति तीव्रता भी बोलते हैं। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक हो जाएगा ज्योति तीव्रता का कैंडला। अब बचा क्या, मोल। तो मोल किसका मात्रक होता है, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उत्तरदायी है। फंगस, कीड़े जिसको वर्म्स भी बोलते हैं, बैक्टीरिया, या फिर वर्ड्स। बताइए वर्मी कंपोस्टिंग जो खाद बनती है, खाद के लिए कौन उत्तरदायी है। तो देखिए फंगस जो होते हैं ये सहायक हो सकते हैं,
अगर वर्मी कंपोस्टिंग की बात की जाए तो वर्मी कंपोस्टिंग में ये फंगस सहायक हो सकते हैं लेकिन मुख्य भूमिका नहीं निभाते हैं, ये मेनली उत्तरदायी नहीं होते हैं। बाकी कीड़े, यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जो कीड़े होते हैं ना, यही वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। कीड़े में भी अगर हम मेन बात करें तो कौन होगा, केचुए, जिसको अर्थवॉर्म भी बोला जाता है। तो जो केचुए होते हैं ये क्या करते हैं, कचरे को खाते हैं, कचरे को खा के उसको पोषक पदार्थ में बदल देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, कचरा जितना भी वेस्ट होता है कचरे को खाते हैं, कचरे को खा के उसको पोषक पदार्थ में, भरपूर तत्वों वाली खाद में इसको क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो जो कीड़े होते हैं, वर्म्स जिनको बोलते हैं, ये वर्मी कंपोस्टिंग के लिए मुख्य रूप से क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। और जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ये वर्मी कंपोस्टिंग में ये भी मदद कर सकती है, मदद करते हैं, पर वर्मी कंपोस्टिंग का मुख्य घटक वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ये नहीं होते हैं। और वर्ड से तो कहीं इसकी भूमिका ही नहीं है, कोई ये रिलेट ही नहीं करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल में ऊपर के छोटे कक्षों को डैश डैश कहा जाता है। एट्रिया कहा जाता है, वेंट्रिकल्स कहा जाता है, सेप्टम कहा जाता है, या फिर एओर्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए। तो देखिए, जो हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट 4 कक्षों में, 4 चैम्बर में बटा होता है। जो ऊपर के कक्ष होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको एट्रिया कहा जाता है। और जो नीचे के कक्ष होते हैं इनको वेंट्रिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेंट्रिकल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा। ऊपर के कक्ष को एट्रिया और नीचे के कक्ष को वेंट्रिकल कहा जाता है। और ये भी अब 2 में बटा होता है, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। ठीक है, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। और ऐसे वेंट्रिकल भी 2 में बटा होता है, एक होता है लेफ्ट और एक होता है क्या है, राइट। अब बताइए, जो दायां अलिंद, बायां अलिंद, इनको नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलेंगे, दायां अलिंद, इसको बायां अलिंद, ये दायां निलय और बाएं निलय से नाम से इसको जानते हैं। और जो एट्रिया का काम होता है, एट्रिया का काम क्या होता है, ये शरीर और फेफड़ों में आने वाले रक्त को, ये शरीर और फेफड़ों से आने वाले रक्त को क्या करता है, रिसीव करता है। चाहे वो फेफड़ों से, जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है, लंग्स होता है, लंग्स से जो शुद्ध रक्त होके आएगा इसको ये बायां अलिंद रिसीव करेगा। और जो यहाँ पे क्या होता है, अंग होता है, ऑर्गन होता है। बॉडी से जो अशुद्ध रक्त जाता है, अशुद्ध मतलब क्या समझते हैं, CO2 वाला, तो उसको कौन रिसीव करेगा, दायां आलिंद रिसीव करेगा। तो ये कुल मिला के दोनों ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको रिसीविंग चैम्बर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिसीविंग चैम्बर। ठीक है, रिसीविंग चैम्बर के नाम से जाना जाता है। अब आ जाते हैं वेंट्रिकल पे। तो वेंट्रिकल ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अब वेंट्रिकल का काम क्या होता है कि रक्त को पंप करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से अशुद्ध रक्त आया यहाँ पे, अब आएगा वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल से फिर वो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा। तो वेंट्रिकल क्या करता है, रक्त को पंप करेगा, ब्लड को पंप करेगा, किसके पास, लंग्स के पास। जब लंग्स के पास ही ब्लड जाएगा तो यहाँ पे CO2 रिमूव हो जाता है और O2 क्या होता है, ऐड हो जाता है। जब ये प्योर ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, तो फिर ये आ जाएगा बाएं आलिंद के पास, फिर उसके बाद बाएं निलय में आएगा। सो जब बाएं निलय में आएगा तो फिर ये पंप करेगा, तो कहाँ जाएगा, ऑर्गन में जाएगा। फिर पंप करेगा तो कहाँ जाएगा, ऑर्गन में जाएगा। तो ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल क्या करते हैं, रक्त को पंप करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको पंपिंग चैम्बर कहा जाता है। क्या, किस नाम से जाना जाता है, पंपिंग। इनको रिसीविंग चैम्बर, ऊपर वाले को रिसीविंग चैम्बर और नीचे वाले को किस नाम से जाना जाता है, पंपिंग चैम्बर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा है, दिल में ऊपर के छोटे कक्षों को क्या कहा जाता है। तो जो ऊपर के कक्ष होते हैं इनको क्या कहा जाता है, एट्रिया कहा जाता है। बाकी देखिए, जो सेप्टम है, सेप्टम ये कोई भी चैम्बर नहीं होता, बल्कि ये क्या होती है, दीवार होती है जो हृदय के दाएं और बाएं भाग को अलग करने का काम करती है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेप्टम। क्या कहलाता है, सेप्टम कहलाता है। बाकी एओर्टा क्या होता है, तो यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, शरीर की सबसे बड़ी धमनी या आर्टरी है जो दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे, ये देखिए, जो लेफ्ट बाएं निलय से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, ऑक्सीजन युक्त, ये किसके थ्रू जाता है, तो ये एओर्टा के थ्रू जाता है। इसको महाधमनी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, महाधमनी कहा जाता है। इसी के माध्यम से अंग में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो ये क्या है, सबसे बड़ी धमनी है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आपको एट्रिया भी क्लियर हो गया, वेंट्रिकल्स भी क्लियर हो गया, सेप्टम भी क्लियर हो गया और एओर्टा भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है,
देखिए, अब ये सबसे ज़्यादा बहुत कन्फ्यूजिंग प्रश्न है, क्योंकि इसमें आंसर एक्चुअली दूसरा बन रहा होता है, लेकिन कहीं-कहीं किसी-किसी एग्ज़ाम में इसमें आंसर सॉल्यूशन माना जाता है। अब कैसे देखते हैं? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है एक, क्या है? सॉल्यूशन है, इमल्शन है, या एरोसोल है, या फिर फॉर्म है, क्या है? तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ना, ये एक प्रकार का क्या है? वास्तव में ये एक प्रकार का पायस होता है, इमल्शन होता है। अब इमल्शन कैसे होता है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के, इसके पार्टिकल्स आपस में पूरी तरीके से पानी में फैले रहते हैं, और ये पूरी तरीके से घुले नहीं रहते हैं, ये पूरी तरीके से घुले नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये ठोस, ना ही ठोस का मिश्रण होता है और ना ही बिल्कुल लिक्विड होता है, इसीलिए इसको क्या माना जाता है? पायस या इमल्शन माना जाता है। जबकि जो घोल होते हैं ये क्या होते हैं? पूरी तरीके से घुले होते हैं। जो घोल होते हैं तो इसमें पार्टिकल्स फैले नहीं होते हैं, ये पूरी तरीके से घुले होते हैं। जबकि जबकि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसके कण, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, ये पूरी तरीके से घुले नहीं होते हैं। बाकी एरोसोल क्या होता है? एरोसोल गैस में ठोस या फिर द्रव का क्या होता है? कण होता है। जैसे कि मान लीजिए स्प्रे, ये क्या होता है? गैस में ठोस, सॉलिड या फिर लिक्विड का कण होता है। फॉर्म क्या होता है? गैस के बुलबुले द्रव में होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे झाग मान लीजिए, तो ये भी क्या है? ये गैस का बुलबुला है। यहाँ पे पूछा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो वैसे तो देखा जाए तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रकार का पायस है, इमल्शन है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स पूरे पानी में फैले तो रहते हैं लेकिन घुले नहीं रहते हैं, इसीलिए एक प्रकार का कोलॉइड या फिर पायस कहा जाता है। लेकिन किसी किसी एग्जाम में इसको सोल्यूशन भी माना जाता है। ये माना जाता है कि पूरी तरीके से घुले नहीं रहते हैं, पर मतलब सेमी आधे आधे में रहते हैं, ना पूरी तरीके से घुले रहते हैं, ना ये बोल सकते हैं कि इसके पार्टिकल्स पूरे ही फैले रहते हैं। तो इसीलिए कहीं कहीं पे इसको सोल्यूशन भी माना जाता है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का कोयला दहन के बाद अधिक मात्रा में गर्मी देता है? एंथ्रासाइट, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, या फिर बिटुमिनस कोयला? किस प्रकार का जो कोयला है दहन के बाद अधिक मात्रा में गर्मी देता है? तो देखिए, कोयला में जितनी ज़्यादा मात्रा में कार्बन होगी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कार्बन ज़्यादा होगी तो वो गर्मी भी क्या देगा? ज़्यादा देगा। क्यों? क्योंकि कार्बन ज़्यादा तो गर्मी ज़्यादा। और गर्मी क्यों ज़्यादा? क्योंकि जो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना, क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू, वो भी क्या हो जाती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, कार्बन ज़्यादा तो कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा, इसीलिए क्या है? गर्मी ज़्यादा। अब देखिए, कैलोरीफिक वैल्यू या फिर गर्मी के आधार पे इनका घटता क्रम कोयले का देखते हैं। सबसे कम जो गर्मी होती है किसमें होती है? पीट में होती है। फिर उससे कम गर्मी किससे निकलती है? लिग्नाइट से निकलती है। फिर उससे ज़्यादा लिग्नाइट में निकलती है। फिर लिग्नाइट से ज़्यादा किसमें, कौन से कोयले में निकलता है? बिट्यूमिनस कोयले में निकलता है। इसमें बिट्यूमिनस में सबसे ज़्यादा जो गर्मी होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी कौन प्रोड्यूस करता है? तो कौन सा प्रोड्यूस करता है? एंथ्रासाइट कोयला। कौन सा? एंथ्रासाइट कोयला सबसे ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि यहाँ पे 90 से लेके 95% तक क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। अब जितना ही ज़्यादा कार्बन होगा उतनी ही ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी, और जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा ये क्या करेगा? गर्मी को प्रोड्यूस करेगा और धुआं को कम करेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, धुआं कम करेगा और गर्मी ज़्यादा देगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बाकी पीट ये सबसे कम गुणवत्ता वाला होता है, और बिट्यूमिनस ये अच्छा है लेकिन एंथ्रेसाइट से कम है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीवेज की अकार्बनिक अशुद्धियों का एक हिस्सा है? पेस्टिसाइड्स, जिसको कीटनाशक बोला जाता है, यूरिया, फॉस्फेट, या फिर सब्जी का कचरा? सीवेज की अकार्बनिक अशुद्धियाँ वो होती हैं जो कि खनिज और रासायनिक रासायनिक पदार्थ के होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए नाइट्रेट, ये क्या है? नाइट्रेट, ये अकार्बनिक अशुद्धि होती है। फॉस्फेट, ये क्या होती है? अकार्बनिक अशुद्धि होती है। जितने भी धातु हैं, धातु आयन, ये क्या होते हैं? अकार्बनिक अशुद्धि होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये अकार्बनिक अशुद्धि का हिस्सा कहलाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा? फॉस्फेट हो जाएगा। देखिए, जो पेस्टिसाइड होता है ये क्या होता है? कार्बनिक होता है। कैसा होता है? कार्बनिक या फिर ऑर्गेनिक होता है। यूरिया भी एक प्रकार का कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक यौगिक होता है। ठीक है, और जो वेजिटेबल वेस्ट होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं यानी जैविक होते हैं। कैसे होते हैं? जैविक होते हैं। तो इस प्रश्न का कीटनाशक भी कार्बनिक होते हैं, यूरिया भी कार्बनिक होते हैं, सब्जी का कचरा जैविक होता है। अकार्बनिक कौन बचा? तो अकार्बनिक बचा फॉस्फेट। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
दो न्यूरॉन के बीच सिनेप्स होने पर क्या होता है? विद्युत संकेतों को रासायनिक में परिवर्तित किया जाता है, रासायनिक संकेतों को भौतिक में परिवर्तित किया जाता है, या फिर भौतिक संकेतों को रासायनिक में परिवर्तित किया जाता है, या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, जब भी दो न्यूरॉन होते हैं ना, एक ये न्यूरॉन का एंड पॉइंट है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन का एंड पॉइंट है, यहाँ पे ये सिनेप्सिस ये एंड पॉइंट है किसी न्यूरॉन का, और दूसरे न्यूरॉन का क्या है, डेंड्राइट्स यानी स्टार्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। तो ये जो आपस में मिलते हैं इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सिनेप्सिस। तो जो ये सिनेप्सिस होता है ना, सिनेप्सिस होने पर होता क्या है, ये सिनेप्स होता क्यों है? तो जो ये सिनेप्स होता है, देखिए पहले यहाँ पे न्यूरॉन में जब सिग्नल होगा तो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक रूप में होगा। कैसे रूप में होगा, इलेक्ट्रिक रूप में होगा, ठीक है, इसको नोट डाउन करते चलिएगा, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत रूप में होगा। अब जैसे ही ये सिनेप्स में पहुँचता है, यहाँ पे पहुँचेगा तो ये किस फॉर्म में आएगा, रासायनिक रूप में आ जाएगा। किस रूप में आ जाएगा, रासायनिक यानी केमिकल रूप में आ जाएगा। फिर जब ये दूसरे न्यूरॉन पे पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचा तो फिर से ये किस में आ जाएगा, विद्युत रूप में आ जाएगा। फिर ये अगले न्यूरॉन में जाएगा तो विद्युत रूप में आ जाएगा। तो ये सिनेप्स जो मेनली होते हैं ये करते क्या हैं, विद्युत संकेतों को रासायनिक संकेतों में परिवर्तित करने का काम करते हैं। यहाँ पे पहले न्यूरॉन में विद्युत रूप में संकेत रहेगा, फिर जब सिनेप्स में जाएगा रासायनिक रूप में जाएगा, फिर उसके बाद जब ये दूसरे न्यूरॉन में जाएगा तो फिर से विद्युत रूप में या इलेक्ट्रिकल फॉर्म में फिर से ये जो संकेत होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेनली सिनेप्स क्या काम करते हैं, विद्युत संकेतों को रासायनिक में परिवर्तित करने का काम करते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवित जीवों के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के सबसे बड़े जोखिम के लिए कौन जिम्मेदार है? तूफान, मिट्टी का क्षरण, वाहन उत्सर्जन या फिर सिगरेट पीना? बताइए, मतलब कुल मिला के सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, सबको पता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बहुत ज़्यादा विषैली गैस है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस होती है। इसको दमघोटू गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, दम घोटने का, जब ये एक कमरे में अगर कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है और कमरा बंद है तो वहीं पे व्यक्ति का दम घुटने लगता है। ऑक्सीजन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या कर लेती है, जोड़ लेती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करने देती है, तो इसीलिए क्या होता है, व्यक्ति का दम घुटने लगता है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये अधूरे दहन से उत्पन्न होती है। कैसे, अधूरे दहन से उत्पन्न होने वाली गैस है। तो सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड ये वाहनों से निकलता है, ये वाहन से सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होता है, जैसे कार है, बाइक है, ट्रक है। तो जो शहर में वायु प्रदूषण का मेन कारण है ना, जो कार्बन मोनोऑक्साइड शहर में बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित हो रही है, तो उसका कारण यही है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीकल्स का उपयोग होता है, बहुत ज़्यादा वाहन चलते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु केरल में पाई जाती है? वेरी हॉट एंड वेट, बहुत गर्म और गीला, गीला, गर्म और शुष्क, मध्यम गर्म और मध्यम शुष्क। केरल में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो केरल क्या है, भारत के दक्षिण पश्चिम तट पे है ना, ये कहाँ पे है, भारत के दक्षिण और पश्चिम तट पे है। तो वहाँ पे क्या है, साल भर वहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है, ठीक है। साल भर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहेगा, और जो वर्षा है, वर्षा भी बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए वहाँ की जो जलवायु होती है बहुत गर्म होती है और गीली होती है, जिसको बोलेंगे क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैलेडियम या निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके वसा बनाते हैं। यह किसका उदाहरण है? जोड़ प्रतिक्रिया का, प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया का, विस्थापन प्रतिक्रिया का, या फिर ऑक्सीकरण रिएक्शन या ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का? किसका उदाहरण है? तो देखिए, एडिशन मतलब होता क्या है, एडिशन का मतलब है कि दो अभिकारक जुड़े और एक उत्पाद बनाए, यानी ए और बी जुड़े और जुड़ के क्या बना दिए, ए बी एक प्रोडक्ट बना दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, जोड़ अभिक्रिया। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, तेल जुड़ता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब किसके प्रेजेंस में, या तो पैलेडियम या तो फिर निकल के प्रेजेंस में, और क्या बना देता है, फैट या फिर वसा का निर्माण कर देता है। तो दो अभिकारक मिले और मिल के एक उत्पाद बनाए, तो ये क्या है, एक प्रकार की एडिशन रिएक्शन है कि नहीं,
ठीक है। कैसी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है। वहीं पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जहाँ पे एक परमाणु दूसरे परमाणु से बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल पे देखिए CH4 और Cl2 ये आपस में रिएक्ट करे तो देखिए एक जो CH3 है वो किससे जुड़ गया? क्लोरीन से जुड़ गया, तो बन गया CH3Cl और एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हुआ? बाहर निकल गया। तो यहाँ पे जो परमाणु हैं एक दूसरे समूह से बदल गए, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया बोलेंगे। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अक्रिया क्या होती है? जहाँ पे जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को क्या करे? डिस्प्लेस कर दे, उसके स्थान से हटा दे। तो CuSO4 कॉपर सल्फेट जिंक के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्योंकि जो कॉपर है ये कम क्रियाशील होता है और जिंक क्या है? अधिक क्रियाशील होता है, तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा, तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन प्रतिक्रिया बोलते हैं। वहीं पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन ऐड होता है या तो हाइड्रोजन क्या होता है? रिमूव होता है, माइनस होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हुआ। अगर हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा तब भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। तो आई होप आपको ये चारों रिएक्शन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्लियर हो गई होंगी। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगला प्रश्न है, कार्बन अणुओं की लंबी श्रृंखला किसे कहते हैं? राइबोसोम को, हाइड्रोकार्बन को, पॉलीमर को या फिर फाइबर को? ठीक है। देखिए कार्बन अणुओं की लंबी श्रृंखला क्या होती है? जब बहुत सारे कार्बन अणु आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं और एक लंबी चेन बनाते हैं तो इसको ही क्या बोलते हैं? कार्बन अणु की लंबी श्रृंखला। अब यही पूछा है कि जो ये लंबी श्रृंखला होती है ये होती क्या है? तो ये जो बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं बनती हैं ना, ये बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स से मिलके बनी होती हैं। और ये जो लंबी श्रृंखला होती है इसको क्या कहा जाता है? पॉलीमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीमर कहा जाता है। मोनोमर्स के बहुत सारे मोनोमर से मिलके बनी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पॉलीमर कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए राइबोसोम पे आए तो राइबोसोम क्या है? एक प्रकार का सेल ऑर्गेनल्स है कि नहीं? ये एक प्रकार का कोशिकांग है जो कि प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है या प्रोटीन का निर्माण कराता है। ये कोई कार्बन अणुओं की लंबी श्रृंखला नहीं होती। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हो उसको क्या बोलते हैं? बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब जरूरी नहीं कि इसकी चेन लंबी हो, इसकी श्रृंखला क्या हो? लंबी हो। ठीक है। अब फाइबर क्या होते हैं? तो ये रेशे होते हैं, धागे जैसे जो पदार्थ होते हैं। अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं, यानी दो प्रकार के, प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये एक प्रकार के धागे होते हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। राइबोसोम, हाइड्रोकार्बन और फाइबर, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे पता चल गया। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया चाप क्या है? शरीर में मांसपेशियों के ऊतकों का एक प्रकार है। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स का एक जटिल नेटवर्क है। तीसरा है इनपुट का पता लगाने वाली नसों और मांसपेशियों को स्थानांतरित करने वाली नसों के बीच एक संबंध है। और ये चौथा है कंकाल प्रणाली में एक प्रकार का जोड़ है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रतिवर्ती चाप की बात की है। प्रतिवर्ती चाप कंकाल प्रणाली में कोई कनेक्शन नहीं प्रदान करती है, तो ये आपका डी ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा। अब आते हैं एक एक पे। देखिए प्रतिवर्ती चाप को अगर पढ़ें तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क एक प्रकार का पाथ है या फिर एक प्रकार का मार्ग है। देखिए क्या है, जो भी सेंसरी नर्व्स आएंगी, ध्यान से पढ़ते चलिएगा, जितने भी सेंसरी जो नर्व्स होती हैं, ठीक, जो सेंसरी नर्व्स हैं ये क्या करती हैं? स्टिमुलस को पहचानती हैं, यानी जो भी उत्तेजना होती है उत्तेजना को क्या करती हैं? पहचानती हैं। पहचानने के बाद फिर उसको किसको देंगी? स्पाइनल कॉर्ड को देंगी। किसको देती हैं? स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचाती हैं। फिर ये क्या होता है, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से मोटर तंत्रिका, जो मोटर नर्व्स होते हैं, मोटर नर्व्स के जरिए कहाँ पे जाता है? मांसपेशियों में जाता है। कहाँ पे जाता है? मांसपेशियों में। अब मांसपेशियों में जाता किसकी वजह से है? तो मोटर नर्व्स की मदद से जाता है। ठीक है, ठीक, मांसपेशियों तक पहुंचाता है। तो अब जब मांसपेशियों तक पहुंचाएगा तो मांसपेशी में कुछ भी, जैसे गर्म ही हाथ हमने गर्म चीज़ पे रख दिया, मांसपेशियों ने गर्म टच किया, तो ये क्या करेंगे? तुरंत तुरंत क्या करेंगे? उसकी प्रतिक्रिया देंगी। तो ये जो प्रोसेस चलती है इसके वजह से वो प्रतिक्रिया दे पाती है कि जो सेंसरी नर्व्स होती हैं ना, जैसे हाथ से हमने कोई गर्म चीज़ छुआ तो हाथ में जो भी सेंसरी नर्व्स होंगी वो उस स्टिमुलस को पहचानेंगी। पहचानने के बाद वो स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाएंगे। अब स्पाइनल कॉर्ड से जो मोटर नर्व्स होते हैं वो कहाँ तक पहुंचाएंगे? मांसपेशियों तक पहुंचाएंगे कि
हाँ ये वस्तु गर्म है, आप यहाँ से हाथ उठाओ। तो ये प्रोसेस देखिए शरीर में मांसपेशियों के ऊतक का एक प्रकार नहीं है, तो इसीलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बी क्या दिया है, मस्तिष्क में न्यूरॉन्स का एक जटिल नेटवर्क ना, ये क्या है, एक पाथ है, नेटवर्क नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये बताता है कि इनपुट का पता लगाने वाली नसों और मांसपेशियों को स्थानांतरित करने वाली नसों के बीच एक संबंध है, एक कनेक्शन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमने रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ा है, प्रतिवर्ती चाप, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्लभ गैसें हैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, ऑलवेज हाईली रिएक्टिव। यहाँ पे डी परमाणु नहीं होगा, द्वि परमाणु होगा। क्या होगा, द्विपरमाणु, और यहाँ पे क्या होगा, त्रिपरमाणु। ठीक है, तो दुर्लभ गैसें कैसी होती हैं, देखिए दुर्लभ गैसें या फिर दुर्लभ गैस को हम क्या बोल सकते हैं, नोबल गैस। क्या बोल सकते हैं, नोबल गैस। तो नोबल गैस कैसी होती हैं, नोबल गैस जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ये कैसे कैसे होती हैं, ये अक्रिय गैसें होती हैं। क्यों अक्रिय गैसें होती हैं, क्योंकि इनके जो बाहरी कक्ष होता है, आउटर सेल होता है, वो क्या होता है, पूरी तरीके से भरा हुआ होता है, इसीलिए रिएक्ट नहीं करती हैं, इनएक्टिव होती हैं, आसानी से ये प्रतिक्रिया नहीं देती हैं। और ये जितनी भी दुर्लभ गैसें, ये नोबल गैसें होती है ना, सारी कैसे होती हैं, मोनो एटॉमिक, यानी जैसे हीलियम देखिए सिंगल फॉर्म में पाया जाता है, आर्गन सिंगल फॉर्म में, आर्गन, नियॉन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन सभी कैसे होते हैं, सिंगल फॉर्म में पाए जाते हैं। बाकी डाई एटॉमिक, द्विपरमाणु क्या होते हैं, ये दुर्लभ गैसें नहीं हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो कि दो के फॉर्म में पाया जाए, वो क्या होती हैं, डाई एटॉमिक होती हैं, और ये दुर्लभ नहीं होती। ट्राई एटॉमिक में कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा, O3 यानी ओजोन, ये किस में आ जाएगा, ट्राई एटॉमिक में। और चौथा क्या दिया है, ऑलवेज हाईली रिएक्टिव। दुर्लभ गैसें जो नोबल गैसें होती हैं, ये हाईली रिएक्टिव नहीं होती हैं, कम प्रतिक्रियाशील होती हैं, कम रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो ये रहे कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने डिटेल में भी पढ़ा है, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करके हमने यहाँ पे पढ़ा है। कुछ भी अब इससे अगर रिलेट करके भी कोई क्वेश्चन बनता है, कोई प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, तो आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि 6 PM पे पर डे आपकी क्लास अपलोड की जाती है, ताकि जब भी क्लासेस अपलोड की जाए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच पाए। ठीक है, धन्यवाद।